साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु हिंदी भाषा देवनागरी लिपि का विकास, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर बातचीत करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वह भाषा जो देश के सरकारी कामकाज की भाषा है कहलाती है। वह भाषा जो देश के सरकारी कामकाज की भाषा है कहलाती है। विकल्प हैं राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा और संपर्क भाषा। तो हमें बताना है कि देश का सरकारी कामकाज किस भाषा में होता है और वो भाषा कहलाती है राजभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसमें हमारे देश के अधिकतर लोग उसको व्यवहार में लेते हैं, जो हमारे देश की एकता और एक अखंडता की रक्षक होती है। मातृभाषा बालक जो सबसे पहले अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने पड़ोसियों से सीखता है। और संपर्क भाषा वह भाषा होती है जो दो अलग अलग भाषाओं के बोलने वालों के बीच संपर्क का माध्यम बनती है। तो हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा राजभाषा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा है। इसमें विकल्प हैं 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से आगे तक, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। तो हमें बताना है कि जो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ, जो 3500 वर्षों का विकास है, उसमें प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसकी समय सीमा क्या है, और वो है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, यानी 1000 वर्षों तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत रही। वैदिक संस्कृत में वेद, उपनिषद आदि लिखे गए, जबकि लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखे गए। इसके बाद में आगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय आता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। विकल्प हैं सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी और महाराष्ट्री। ये अपभ्रंश हैं। तो हमें बताना कि पूर्वी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो किस अपभ्रंश से हुई है, और हमारा जिसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है अर्धमागधी अपभ्रंश। पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 भाषाएं इसमें बोलियां इसमें आती हैं, और इनकी जो उत्पत्ति है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी होती है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी होती है। विकल्प हैं 5, 8, 11, 15। तो अपभ्रंश में जो स्वर हैं उनकी संख्या होती है 8, जबकि हिंदी में जो स्वर हैं उनकी संख्या होती है 11। तो अपने जो अपभ्रंश के स्वर हैं ए, आ, ई, उ, ए, ओ, बस यही स्वर होते हैं। री, ऐ और औ ये स्वर अपभ्रंश में सम्मिलित नहीं है। तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है, 8 है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी उपभाषा में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी उपभाषा में शामिल नहीं है, और इसके विकल्प हैं मैथिली, भोजपुरी, बघेली और मगही। 4 विकल्प हैं। इनमें से हमें बताना कौन सी बिहारी उपभाषा में शामिल नहीं है, और इसका जो सही उत्तर है वो है बघेली। बघेली जो बोली है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो बिहारी में मैथिली, भोजपुरी और मगही सम्मिलित है, बघेली सम्मिलित नहीं है। तो हमारा सही उत्तर होगा बघेली। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। बुंदेली की एक बोली बनाफरी में कौन सा रासो ग्रंथ लिखा गया। बुंदेली की एक बोली बनाफरी, एक उपबोली है इसकी बुंदेली की, उसमें कौन सा रासो ग्रंथ लिखा गया, और विकल्प हैं पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो और हमीर रासो। तो हमें बताना है कि बनाफरी में कौन सा रासो ग्रंथ लिखा गया, और इसका सही उत्तर है परमाल रासो। परमाल रासो जिसे हम आला खंड भी कहते हैं,
इसमें आल्हा और उद्दल की वीरता का वर्णन है। और ये बुंदेली की एक उपबोली जो है बनाफरी, उसमें ये लिखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अपभ्रंश में सम्मिलित नहीं है? अभी हम बात ही कर रहे थे कि अपभ्रंश में 8 स्वर हैं, तो इनमें से कौन सा स्वर अपभ्रंश में सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है। विकल्प है आ, औ, ए और ई। तो अपभ्रंश में सम्मिलित स्वर इनमें से कौन सा नहीं है, और वो है औ। यानी औ जो है, जिस पर 2 मात्राएं लगी हुई हैं, ये अपभ्रंश में सम्मिलित स्वर नहीं है। अपभ्रंश में स्वर जो हैं वो ए आ, ई, उ, ए ओ, ये है। इसमें औ, ऐ और री सम्मिलित नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा औ, दूसरा विकल्प। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का सही क्रम क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो सही विकास क्रम है वो हमें बताना है, वो कौन सा है। इसमें अभी हम थोड़ी देर पहले प्राचीन की बात कर रहे थे, अब मध्यकालीन की कर रहे हैं। इसमें मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा थी, उसमें 3 जो अलग अलग भाषाएं प्रचलन में थी, 500 वर्षों का उनका इतिहास विकास क्रम है। तो इनका सही क्रम बताना है। तो इसमें विकल्प है पाली प्राकृत अपभ्रंश, प्राकृत पाली अपभ्रंश, पाली अपभ्रंश प्राकृत और अपभ्रंश पाली प्राकृत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है पाली प्राकृत और अपभ्रंश। पाली प्राकृत और अपभ्रंश में पाली में ये जो मात्रा है ये छोटी रहती है, पाली प्राकृत और अपभ्रंश। ये जो है ये 3 इसका सही विकास क्रम है। पाली का जो समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और फिर अपभ्रंश के बहुत सारे अलग अलग रूप निकले, जिनसे हमारी आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा है उनका विकास हुआ। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें पहला विकल्प, पाली प्राकृत और अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। पंजाबी, लहंदा आदि भाषाएं किस अपभ्रंश से निकली हैं? पंजाबी, लहंदा आदि जो भाषाएं हैं वो किस अपभ्रंश से निकली हैं? हमें इसके अपभ्रंश की जानकारी करनी है कि पंजाबी और लहंदा जो भाषाएं हैं वो कौन से अपभ्रंश से निकली हैं। विकल्प हैं ब्रांचड़, खस, पेशाची और शौरसेनी। तो इसका जो सही उत्तर बताना है, और इसका सही उत्तर है पेशाची अपभ्रंश। तो पंजाबी और लहंदा जो भाषाएं हैं वो पेशाची अपभ्रंश से निकली हैं, जबकि जो सिंधी है वो ब्रांचड़ अपभ्रंश से, ब्रांचड़ अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ है। और पहाड़ी का जो विकास हुआ है वो हुआ है खस अपभ्रंश से, खस से पहाड़ी का विकास हुआ है। जबकि शौरसेनी अपभ्रंश से अपनी पूर्व पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं वो, और साथ में राजस्थानी उपभाषा जो है उसका विकास हमें शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है पेशाची अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। झांसी, ग्वालियर, सागर, हमीरपुर आदि क्षेत्रों में कौन सी बोली प्रचलित है? झांसी, ग्वालियर, सागर, हमीरपुर ये जो क्षेत्र है यहाँ कौन सी बोली प्रचलित है? विकल्प हैं कन्नौजी, बुंदेली, अवधी और भोजपुरी। तो हमें इसका सही उत्तर बताना, और इसका सही उत्तर है बुंदेली। देखो ये झांसी, ग्वालियर, सागर और हमीरपुर ये जो क्षेत्र हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है। और बुंदेलखंड क्षेत्र जो है इसके कारण से इसकी जो बोली है वो बुंदेली कहलाती है। आपने सुना होगा झांसी की रानी कविता में कि बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी जो प्रसिद्ध कविता थी वो बुंदेली यानी बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से सुनी हुई कहानी के आधार पर लिखी गई, ऐसा सुभद्रा कुमारी चौहान कहना चाह रही है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र हमें इससे याद रह जाएगा, और ये बुंदेली जो है बोली इसके अंतर्गत ये इस क्षेत्र में प्रचलित है, झांसी, ग्वालियर, सागर और हमीरपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। किस बोली का सामान्य अर्थ चारागाह या पशुओं का समूह होता है? किस बोली का सामान्य अर्थ चारागाह या पशुओं का समूह होता है? विकल्प है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा और कन्नौजी। तो हमें इसका सही उत्तर बताना है, और इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो है उसमें उसका जो अर्थ है सामान्य अर्थ चारागाह या पशुओं का समूह होता है। ब्रज क्षेत्र प्राचीन काल से ये पशुपालन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है,
भगवान कृष्ण से भी हम लोग जानते हैं कि यहाँ गाय चराने का प्रचलन था, तो ये ब्रज भाषा ही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ब्रज भाषा की ही कुछ बोलियाँ हैं, भरतपुरी, माथुरी, डांगी, ये भी वहाँ प्रचलन में है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। किस बोली का अन्य नाम बेसवाड़ी या कोसली है? किस बोली का अन्य नाम बेसवाड़ी या कोसली है? विकल्प हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और मैथिली। तो किस बोली का अन्य नाम बेसवाड़ी या कोसली है? और इसका सही उत्तर है अवधी। अवधी बोली जो है, जो अवध क्षेत्र में प्रचलित है, पूर्वी हिंदी की एक बोली है। इसका अन्य नाम बेसवाड़ी है और कोसली है, क्योंकि इस क्षेत्र को कोसलपुर भी कहते थे। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा अवधी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। हिंदी के प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि नागार्जुन हिंदी के अलावा अन्य किस बोली में लिखते थे? हिंदी के प्रसिद्ध कवि नागार्जुन हैं, प्रगतिवादी कवि, वो हिंदी के अलावा अन्य किस बोली में भी लिखते थे, वो बताना है। विकल्प हैं खड़ी बोली, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो इसका सही उत्तर बताना है, और सही उत्तर है इसका मैथिली। नागार्जुन जो हैं वो हिंदी के अलावा मैथिली भाषा में लिखते थे, और मैथिली भाषा की एक रचना थी पत्रहीन नग्न गाछ। पत्रहीन नग्न गाछ, उसके लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और नागार्जुन मैथिली भाषा में यात्री के नाम से लिखते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मैथिली। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 है। राजस्थानी की ऐसी कौन सी बोली है जो राजस्थान के बाहर भी बोली जाती है? राजस्थानी की ऐसी कौन सी बोली है जो राजस्थान के बाहर भी बोली जाती है? और इसके विकल्प हैं ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। तो राजस्थानी की ऐसी बोली बतानी है जो राजस्थान के बाहर बोली जाती है, और इसका सही उत्तर है मालवी। मालवी जो बोली है वो राजस्थान के बाहर यानी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्रचलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालवी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 है। कौन सी बोली खड़ी बोली और राजस्थानी के बीच सेतु का कार्य करती है? कौन सी बोली है जो खड़ी बोली और राजस्थानी के बीच सेतु का कार्य करती है? विकल्प बताना है, और विकल्प में है मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और मालवी। तो इसका सही उत्तर बताना, और इसका सही उत्तर है मेवाती। मेवाती जो बोली है अलवर, भरतपुर और गुड़गांव क्षेत्र में प्रचलित है, जिसको उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। और ये एक तरफ तो दिल्ली के आसपास यानी खड़ी बोली का क्षेत्र है, और एक तरफ राजस्थानी, इन दोनों के बीच का क्षेत्र है। इन दोनों के बीच के क्षेत्र में प्रचलित होने के कारण ये दोनों के बीच सेतु का कार्य करती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मेवाती बोली, जो खड़ी बोली और राजस्थानी के बीच सेतु का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 है। किस बोली का अन्य नाम कोरवी है? किस बोली का अन्य नाम कोरवी है? विकल्प हैं ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और खड़ी बोली। तो हमें बताना है कि कौन सी बोली का अन्य नाम कोरवी है, और इसका जो सही उत्तर है वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली का अन्य जो नाम है वो है कोरवी, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो दिल्ली के आसपास है, और कुरुक्षेत्र के आसपास प्रचलित होने के कारण ये जो खड़ी बोली है उसको कोरवी भी कहा जाता है। लेकिन इसमें हम यहाँ हरियाणवी का जो है वो हमारे दिमाग में संदेह न पैदा कर लें। हरियाणवी यहाँ नहीं है, कुरुक्षेत्र हालांकि हरियाणा में पड़ता है, लेकिन हरियाणवी का इससे कोई लेना देना नहीं। हरियाणवी के जो अन्य नाम है वो बांगरू और जाटू है, तो जो कोरवी नाम है वो खड़ी बोली का नाम है कुरुक्षेत्र के आधार पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 है। निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली की उपबोली नहीं है। निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली की उपबोली नहीं है, यह हमें बताना है। और विकल्प हैं देवड़ावाटी, थली, नागरचोल और सिरोही। इन चार बोलियों में से, चार उपबोलियों में से हमें बताना है कि मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरचोल। नागरचोल जो बोली है ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली है, जबकि मारवाड़ी की देवड़ावाटी है। देवड़ा जो सिरोही के राजपूत है उनकी बोली है, थली है और सिरोही। थली जो गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास की बोली है, सिरोही है, देवड़ावाटी है। इसके अलावा इसकी बीकानेरी, ओसवाली, माहेश्वरी, ढटकी, ऐसी कई और बोलियां भी हैं। लेकिन नागरचोल जो बोली है
वो मारवाड़ी का भाग नहीं होकर नागरचौल किसका भाग है, वो इसका ढूंढाड़ी का भाग है। तो नागरचौल बोली ढूंढाड़ी बोली का ही एक भाग है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। किस ग्रंथ में मारवाड़ी को मरुभाषा नाम दिया गया? किस ग्रंथ में मारवाड़ी को मरुभाषा नाम दिया गया? विकल्प देखेंगे, कुवलय माला, दयाल दासरी ख्यात, भरतेश्वर बाहुबली रास और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। 4 ग्रंथों के नाम हैं। इनमें से आपको बताना है कि मारवाड़ी को मरुभाषा नाम किस ग्रंथ में दिया गया, और इसका जो सही उत्तर है वो है कुवलय माला। कुवलय माला जो ग्रंथ है वो उद्योतन सूरी द्वारा रचित है, और इस उद्योतन सूरी के ग्रंथ कुवलय माला में मारवाड़ी को मरुभाषा नाम दिया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला विकल्प, कुवलय माला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। हिंदी की ऐसी कौन सी बोली है जिसके बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? हिंदी की ऐसी कौन सी बोली है जिसके बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? विकल्प है अवधी, भोजपुरी, बघेली और मैथिली। तो हमें इन 4 विकल्पों में से बताना है कि कौन सी ऐसी बोली है हिंदी की जिसके बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, और इसका सही उत्तर है भोजपुरी। तो हिंदी की बोली है भोजपुरी, जिसको बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। रतलामी, निमाड़ी, रांगड़ी, उमठवाड़ी उपबोलियाँ किस बोली के अंतर्गत आती हैं? तो देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। रतलामी, निमाड़ी, रांगड़ी और उमठवाड़ी ये जो बोलियां हैं ये कौन सी बोली के अंतर्गत आती हैं? और इसमें विकल्प हैं मालवी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मारवाड़ी। तो इसका जो सही उत्तर है और वो हो जाएगा मालवी। देखो रतलामी से आइडिया लगा सकते हैं हम लोग कि रतलाम क्षेत्र है, और निमाड़ी है, रांगड़ी यहाँ के जो राजपूत हैं उनकी, और उमठवाड़ी, ये जो 4 जो उपबोलियाँ हैं ये चारों ही किसकी हैं? मालवी बोली के अंतर्गत ये आती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। आदिकालीन कवि विद्यापति ने अपनी पदावली किस भाषा में लिखी? आदिकालीन कवि विद्यापति ने अपनी पदावली किस भाषा में लिखी? विकल्प हैं अवधी, बघेली, मैथिली और ब्रजभाषा। तो आदिकालीन कवि विद्यापति ने अपनी जो पदावली है वो किस भाषा में लिखी, और इसका सही उत्तर है मैथिली। विद्यापति संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत में, अपभ्रंश में और मैथिली में, सभी भाषाओं में लिखते थे, और इन्होंने अपनी जो पदावली जो इनकी प्रसिद्धि का आधार भी रही, ये इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। हिंदी में उर्दू के मिश्रण से बनी हुई वह बोली जिसका गांधी जी समर्थन करते थे कहलाती है? हिंदी में हिंदी और उर्दू के मिश्रण से बनी हुई बोली जिसका गांधी जी समर्थन करते थे, कौन सी बोली कहलाती है? विकल्प है हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, अंतर्वेदी और सरहिंदी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है हिंदुस्तानी। यानी गांधी जी जो हैं वो इसका समर्थन करते थे, इस बोली का, कि हिंदी और उर्दू के मिश्रण से जो बोली बनी है वो क्या कहलाती है, और वो बोली है हिंदुस्तानी, और गांधी जी इसी बोली का समर्थन करते थे। ठीक है। सरहिंदी जो है ये अपने इसमें अंतिम विकल्प ये खड़ी बोली का ही एक रूप है, और अंतर्वेदी जो है वो ब्रजभाषा को कहते हैं, अंतर्वेदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23। किस विद्वान ने अपने ग्रंथ में खड़ी बोली का नामकरण किया? किस विद्वान ने अपने ग्रंथ में खड़ी बोली का नामकरण किया? विकल्प हैं लल्लू लाल, सद्दल मिश्र, इंसा अल्लाह खां और मुंशी सदासुख लाल नियाज। तो खड़ी बोली का जो नामकरण है वो लल्लू लाल ने अपने ग्रंथ में किया। लल्लू लाल ने अपने ग्रंथ जिसका नाम है प्रेम सागर, उस प्रेम सागर की भूमिका में खड़ी बोली का नामकरण किया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से हरियाणवी बोली की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से हरियाणवी बोली की विशेषता नहीं है। यह ओकारांत बोली है, इसका अन्य नाम बांगरू है, पश्चिमी हिंदी की बोली है और मध्यकाल का समृद्ध साहित्य लिखा गया। तो हरियाणवी बोली की विशेषता नहीं है बतानी है, और इसका सही उत्तर है मध्यकाल का समृद्ध साहित्य लिखा गया। मध्यकाल का जो समृद्ध साहित्य है वो ब्रज भाषा में और फिर अवधी में लिखा गया, जबकि हरियाणवी में ऐसा कोई साहित्य नहीं लिखा गया।
ओकारांत बोली भी है, ओ ज़्यादा बोलते हैं इसमें। बांगरू और जाटू इसके अन्य नाम हैं और पश्चिमी हिंदी की जो 5 बोलियां हैं उसके अंतर्गत ये सम्मिलित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा चौथा विकल्प। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25। राष्ट्रभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसके विकल्प हैं अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 351 और किसी में भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर है किसी में भी नहीं, क्योंकि राष्ट्रभाषा का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, जबकि राजभाषा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक है। 343 में राजभाषा का उल्लेख है और 343 से 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान है। तो राष्ट्रभाषा का जो उल्लेख है वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। केवल हिंदी को जो है वो राष्ट्रभाषा इसीलिए मान रहे हैं कि उसमें ज़्यादातर लोग अपना व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन हिंदी को राजभाषा बनाया गया, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया, राजभाषा आयोग बनाया गया, देवनागरी लिपि का विकास हुआ। 4 विकल्प हैं। तो हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, हिंदी को राजभाषा बनाया गया। हिंदी को राजभाषा बनाया गया 14 सितंबर 1949 को और इसीलिए 1953 से पहला हिंदी दिवस मनाने लग गए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ये अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है और ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये बात, कौन से ये जो अनुच्छेद है वो किस भाग में है? तो ये अनुच्छेद जो है वो भाग बताना अपने को। अनुच्छेद भाग 15, भाग 16, भाग 17 और भाग 18। तो जो राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है अनुच्छेद 343 से 351 तक, वो संविधान के भाग 17 में सम्मिलित है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। किस समिति की सिफारिश पर हिंदी को भारत संघ की राजभाषा बनाया गया? किस समिति की सिफारिश पर हिंदी को भारत संघ की राजभाषा बनाया गया? विकल्प हैं बाल गंगाधर खेर समिति, गोविंद वल्लभ पंत समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल समिति और डॉक्टर अंबेडकर समिति। तो हमें बताना है कि किस समिति की सिफारिश पर हिंदी को भारत संघ की राजभाषा बनाया गया, और इसका जो सही उत्तर है वो है गोविंद वल्लभ पंत समिति। गोविंद वल्लभ पंत समिति ने सुझाव दिया था कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी और अंग्रेजी का प्रयोग है वो इसके साथ साथ निश्चित काल के लिए होता रहेगा। तो हिंदी को राजभाषा बनाने जाने का सुझाव जो है वो किसने दिया था? गोविंद वल्लभ पंत समिति ने। गोविंद वल्लभ पंत ये राजनीति और साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति थे और इनकी जो समिति बनाई इनके अध्यक्षता में, उसने सुझाव दिया कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी, अंग्रेजी का जो प्रयोग है वो अनिश्चित काल के लिए होता रहेगा, और उन्होंने 15 वर्ष की जो समय सीमा थी अंग्रेजी की उसको भी हटा दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन हुआ, किस वर्ष हुआ? 1949, 1955, 1963 और 1974। तो बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ वो 1955 में हुआ। हमें याद रखना है कि 1955 में राजभाषा आयोग बना, पहली बार राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग। इसके बाद कभी राजभाषा आयोग बना ही नहीं। तो इसके अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे, बीजी खेर, और 1955 में इसका गठन हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30 और अंतिम प्रश्न है कि हिंदी के वे साहित्यकार कौन हैं जो राजभाषा आयोग के सदस्य भी रहे? हिंदी के वे साहित्यकार कौन हैं जो राजभाषा आयोग के सदस्य भी रहे? विकल्प रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद वल्लभ पंत और अज्ञे। तो हमें बताना कि राजभाषा आयोग के सदस्य भी रहे ऐसे साहित्यकार, और इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1955 में जो राजभाषा आयोग बना बीजी खेर की अध्यक्षता में, उसके एक सदस्य रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।